अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ जारी और सारी। पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बड़ी खबर, कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट आई और जिम्बाब्वे की सूरत में आई। पहला वनडे इंटरनेशनल हो गया, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ पाकिस्तान के लिए दौरा साउथ अफ्रीका जिसने हामी भर रखी है और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है। फिर इंग्लैंड टीम ने भी तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा तौर पर दावत दी है। इंग्लिश टीम आ जाए, साउथ अफ्रीका की टीम आ जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो खेलते सितारे आप देखते हैं, उन तमाम तर लोगों की रूट्स डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़ी हैं, क्लब क्रिकेट से जुड़ी हैं, जहां से वो निकल कर आते हैं। ये ज़बरदस्त सा टैलेंट जब आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलता देखते हैं तो उससे पीछे एक लंबी जिद्दोजहद, एक तवील मेहनत, ट्रेनिंग्स, प्रैक्टिस सेशन और मैचेस होते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट की सूरत में होते हैं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बहाली के लिए जो इकदाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उठाए और फिर उसका एक नया फॉर्मेट, एक नए स्ट्रक्चर की शक्ल दी जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म किया गया। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट कमेटी बनाई जिसको हेड किया इकबाल कासिम साहब ने, उसके चेयरमैन रहे, उन्होंने उससे इस्तीफ़ा दिया। साबिका चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो क्रिकेट कमेटी है वो आज हमारे साथ होंगे, उनसे खुसूसी गुफ्तगू होगी। इकबाल कासिम साहब का नाम आप तमाम तर लोग जानते हैं, बहुत बड़ा नाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि 50 टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले, 171 विकेट्स ली, 3.5 विकेट्स की औसत हर मैच में उनकी बनती है और कमाल की इनिंग्स उनकी वो थी जब बेंगलोर में पाकिस्तान ने पहली विन सिक्योर की थी सीरीज़ की। वो इकबाल कासिम साहब की मरहून मिन्नत थी, उन्होंने 9 खिलाड़ियों को 121 रन देकर आउट किया था। आज हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब, इनसे खुसूसी गुफ्तगू होगी और ओवरऑल क्रिकेट, उसके स्ट्रक्चर, पाकिस्तानी टैलेंट और पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी के लिए मजीद क्या किया जा सकता है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में क्या कुछ और हो सकता था, फिर क्या वजूहात रही कि इकबाल कासिम साहब पीछे हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस क्रिकेट कमेटी से। आज ज़रा इनसे बात भी करते हैं। इकबाल कासिम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने वक्त दिया। सर कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो आप जब खुद देखते हैं क्रिकेट खेलता लड़कों को और नए टैलेंट को, कैसा महसूस होता है? और फिर आप जाहिर है क्रिकेट कमेटी को हेड कर रहे थे, सर पीछे क्यों हुए क्रिकेट कमेटी से, क्या वजूहात रही? देखिए, क्रिकेट कमेटी में बेसिकली ये आप मैं बार बार कह चुका हूँ, फिर आपको कह देता हूँ, बता देता हूँ आपके नाज़रीन को भी कि ये तो हमें पता था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है इन्होंने पिछले साल ही बंद कर दी थी, कोई नई बात नहीं थी। मगर क्योंकि जो नदीम खान अभी जो हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर हैं वो उनसे मेरी सलाम दुआ अच्छी थी, वो उन्होंने मुझे बताया कि जी वो शायद वो बोर्ड में ज्वाइन कर रहे हैं और इकबाल भाई आपको भी कमेटी में आना चाहिए ताकि हम मिल के डिपार्टमेंट के क्रिकेट के लिए रिवाइवल की बात करें। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और वसीम खान साहब का भी इंक्लिनेशन उसने मुझे बताया कि वो इंक्लाइंड हैं कि हम एफर्ट्स करने में कोई हर्ज नहीं। तो मेरा भी ये ख्याल था कि अगर हम एफर्ट्स करें और कोशिश करें, मानी साहब को समझाएं और मानी साहब जाके प्राइम मिनिस्टर से बात करें कि काफ़ी लड़के जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, तो आप अगर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो स्लो एंड स्टडी चलिए, साथ में अगर डिपार्टमेंट का कोई टूर्नामेंट चलता रहे तो उससे लोगों की जॉब वॉब भी रहेगी। मगर अनफॉर्चुनेटली वो मुझे लगा ऐसा रास्ते में ही कि वो मटीरियलाइज होने का कोई उसमें चांस नहीं है। एक तो ये वजूहत थी। दूसरी वजूहत ये थी कि जो कमेटी थी उसका जो मैंडेट था वो ये था कि रिकमेंडेशंस आपने देनी है, सजेशन देनी है, इम्प्लीमेंटेशन की कोई गारंटी नहीं है। वो आपके जो चेयरमैन हैं वो उनका प्रोग्रेटिव है, वो जो चाहें मुनासिब समझेंगे उस पर अमल होगा, उस वरना ये है कि वो पाबंद नहीं है हमारी इस कमेटी के। तो अब उसमें ये था कि चलें, फिर भी अब क्योंकि हमने ज्वाइन कर लिया था तो थोड़ा देखना था सिचुएशन को कि भाई क्या इससे हम क्या फ़ायदा कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं। देखिए, मेरी ज़िंदगी का अच्छा खासा हिस्सा जो है वो बोर्ड के अंदर काम करते हुए गुजरा और मैंने हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। तो मेरा भी ये ख्याल था कि कुछ कंट्रीब्यूशन अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूर इस कमेटी में शामिल होना चाहिए था, तो वो हमें हुआ। लेकिन जब ये एम्पायरों की पोस्टिंग और रेफरीज की पोस्टिंग का वक्त है तो उस वक्त जो था आइडिया ये था कि सब कमेटी बनाई थी हमने, वसीम अकरम साहब उसके चेयरमैन थे, और उनसे कहा गया था कि ये तमाम जो है पिछले साल में जो भी हुआ
और अब जो होने वाले हैं इसके सही तरीके से इसका देखकर और एक शॉर्ट लिस्ट करके नामों को ले आया जाए कमेटी के अंदर और वो अप्रूवल के लिए दी जाए। और आपको पता है कि जब आप चेयरमैन होते हैं तो लोग आपको अपनी अपनी तकालीफ और अपनी अपनी वो बयान करते हैं कि हर रेफरी चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए। तो हमारा काम ये होता है कि जब चेयरमैन होता है वो उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो मैंने भी ऐसी एक दो चीज़ें थी जो फॉरवर्ड की और मैंने कहा कि इसको देख लें। तो उन्होंने कहा अच्छा, यकीन दिलाया कि जी ज़रूर उसके ऊपर गौर किया जाएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली वो उस पर कोई अमल दरामद हुआ नहीं। तो फिर मैंने समझा कि मुनासिब नहीं है अपने इस पे, जब आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं तो मेरा ख्याल आप साइडलाइन हो जाएं, लेट द अदर पीपल कम एंड वर्क फॉर यू। बड़ी ज़बरदस्त बात है सर कि अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो बेहतर है कि जाहिर है साइडलाइन हो जाए इन चीज़ों से। सर, क्रिकेट बोर्ड का एक अपना स्ट्रक्चर है, पाकिस्तान क्रिकेट का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। डोमेस्टिक क्रिकेट पे आप बहुत बेहतर जानते हैं, बहुत लेजेंडरी खुद क्रिकेटर हैं। डोमेस्टिक से जाहिर है कि आप आगे बढ़े, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सर, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बेहतरी क्या इस चीज़ में है कि हम चंद टीम्स बना दें, चंद टीम्स में 190-192 के करीब प्लेयर्स को इकट्ठा कर दें और जो दीगर प्लेयर पाकिस्तान भर में क्रिकेट खेल रहे हैं उनसे ज़रा नज़रें हट जाएं, चूँकि सिलेक्टर की नज़र ज़ाहिर है वो 190 और 192 क्रिकेटर्स तक महदूद होकर रह जाएगी। क्या ये ज़्यादा बेहतर स्ट्रक्चर है, या फिर जैसे डिपार्टमेंटल क्रिकेट में रोज़गार के साथ साथ क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जा रही थी पाकिस्तान भर में, क्रिकेट का सीज़न बड़ा लंबा होता था, वो भी श्रिंक हो गया, ये ज़्यादा बेहतर है? देखिए, ये बड़ी डिबेटेबल बात है, लेकिन आपके मुख्तसर वक्त में मैं कोशिश करूंगा कि आपके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकूं। आपको याद होगा कि अब्दुल हफीज कारदार साहब थे जिनके ज़माने में ये डिपार्टमेंटों को इनवाइट किया गया कि आप आइए अपनी टीम में बनाइए। उसका पीछे जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि वो भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लिखे थे। उनको पता था कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। अगर क्रिकेट खेलानी है या लड़कों ने खेलनी है तो आपको इंसेंटिव देंगे तो लड़के छोटे छोटे शहरों से, देहातों से, क्योंकि हर एक का हक है खेलने का, आप किसी को रोक नहीं सकते, तो उनको इंसेंटिव अगर आप नहीं देंगे तो कोई भी माँ बाप जो है उस ज़माने में 70 की दहाई से आप स्टार्ट लीजिए तो ये बहुत मुश्किल काम होता था किसी भी पेरेंट को बच्चों को क्रिकेट खिलाना। एक तो चीज़ें इतनी महंगी, चाहे किसी भी एतबार से देखा जाए, और वो गेम बहुत कॉस्टली है। तो कारदार साहब इस बात को जानते थे कि अगर शहर कराची और लाहौर से क्रिकेट को निकालनी है और पूरे पाकिस्तान में फैलाना है तो उसके लिए अगर डिपार्टमेंटों को हम इनकरेज नहीं करेंगे कि वो अपनी टीम में बनाएं, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि हॉकी, फुटबॉल, स्क्वाश, आप यू नेम इट, आप देख लीजिए 70, 80, 90 की दहाई तक हम कहाँ थे। हम दुनिया के माशाल्लाह टॉप पोजीशन में थे और खिलाड़ी जो थे आसूदा थे, हर एक को जॉब भी मिल रहा था, क्रिकेट खेल भी रहे थे या हर एक अपना अपना गेम भी खेल रहे थे और पाकिस्तान का नाम रोशन भी हो रहा था। मगर ये जो इस वक्त जो सिस्टम आपने अडॉप्ट किया, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा, ये सब हर मुल्क अपने रिसोर्सेज के हिसाब से चीज़ों को सेट करता है। ये खान साहब हमारे जो हैं वो ये पुरानी उनकी वो ये थी तमीज़ कि जी इंग्लैंड का सिस्टम अडॉप्ट किया जाए काउंटी का, फिर उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कहा नहीं ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम अडॉप्ट किया जाए 6 टीमों का। अच्छा भाई, 6 टीमों का देखिए, उस मुल्क की हम नकल कर रहे हैं जहाँ पर सारे जो मसाइल हैं, एक तो पॉपुलेशन बहुत छोटी है, दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर स्टेट्स है, उनके जॉब्स उनको सिक्योर है, अगर जॉब नहीं मिलती है तो वो गवर्नमेंट जो है उनको वीकली सप्लीमेंट देती है, उनको पैसे देती है, अलाउंसेस देती है, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिस्टम चाहे जैसा भी, छोटे मुल्क में इसको मैनेज करना, और रिसोर्सेज उनके पास बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि आप इसमें ये भी ऐड करें, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वहाँ पर तो क्लब क्रिकेट खेलने तक के पैसे मिलते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम खुद खेलने गए इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेलने के लिए और पैसे मिलते थे हमें भी, मगर इस मुल्क में तो अभी हम इस पोजीशन में नहीं है। देखिए अभी पिछले 2 साल से आपकी क्लब क्रिकेट बंद है और आपका स्ट्रक्चर नीचे कुछ भी नहीं है, जीरो हो गया, ना रीजन है, जो टूटा फूटा था, मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत अच्छा था,
वो टूटा फूटा जो भी सिस्टम था वो चल रहा था, वो लड़के प्रोड्यूस कर रहे थे, वो उसमें खिलाड़ियों को भी आसूदगी मिल रही थी, अच्छी खासी एकेडमियाँ चल रही थी, क्लब चल रहे थे, मैचेस चल रहे थे, जोन अपनी एक्टिविटीज चल रही थी। तो एक 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 आपको नजर आ रहा था कि क्रिकेट जो है वो चारों तरफ है। अब आपने इसको श्रिंक कर दिया है। अब श्रिंक करने से मैं जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि देखिए पीसीबी कब तक ये बोझ उठाएगी। चले अगर आपने एसोसिएशन क्रिकेट बना भी ली तो यहाँ स्पॉन्सर्स नहीं है, यहाँ कहाँ से स्पॉन्सर्स आएंगे? कौन सी ऐसी हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े वो हैं कंसर्न्स हैं जो टीमों को पूरे पूरे करोड़ों अरबों रुपया देने के तैयार हो जाएंगे। तो हाँ, बोर्ड जब तक बोर्ड के पास पैसा है वो पैसे अपने खर्च करता रहेगा, खिलाड़ियों को रखता रहेगा। और ये जैसे प्राइवेट एक 6 टीमें जो हैं, आप ऑनर हैं, आप ओनरशिप के हिसाब से बनाइए टीम अपनी, खुद ही सिलेक्शन कीजिए, खुद ही आप अपने लड़कों को बुलाइए, ट्रेनिंग कराइए, खुद ही कोचेज रखिए और एक कंपनी की तहत चलाइए तो चल सकेगा। बाकी तो वैसे मेरा नहीं ख्याल है कि ग्रास रूट लेवल पे इसका कोई इम्पैक्ट है। अच्छा इकबाल कासिम साहब, अगर हम ग्रास रूट लेवल पे कोई इम्पैक्ट नहीं देखते, जिसका एक बड़ी रीज़न ये है कि अब स्कूल्स के अंदर क्रिकेट का ना होना, क्लब क्रिकेट ऑलमोस्ट अब एंड पे है, चूंकि ग्राउंड्स नहीं है, हर क्लब के पास इतना पैसा नहीं है कि क्लब्स अपने लिए खुद ग्राउंड बना सके। फिर आपको पता है नया कानून पास हुआ था जब, तो उसमें क्लब क्रिकेट के लिए बहुत सारी शराइत थी, वो वही रन कर सकता है जिसके पास बहुत पैसे हो, और क्लब भी वही चल सकता है जिसके पास बहुत माल हो। अब मुझे ये बताएं सर, जब हम सिमेंट पिच पे खेलता देखते हैं लड़कों को, ज़्यादातर पाकिस्तान में लड़के सिमेंट पिच पे खेलते, चाहे आप कराची ले लें, कराची के जब अन्नू भाई पार्क में क्रिकेट होती देखते थे तो वहाँ भी यही होता था, फेडरल भी एरिया में भी यही होता है। सर क्या इस पे मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो क्लब क्रिकेट पे भी आपसे थोड़ी सी डिस्कस करूंगा और आपकी रहनुमाई लूंगा कि हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। एक ब्रेक। वेलकम बैक। लेजेंडरी क्रिकेटर इकबाल कासिम साहब, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट कमेटी, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू चल रही है। पाकिस्तान के इस वक्त डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ साथ क्लब क्रिकेट के रिवाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या इस पर भी कोई तवज्जो दी पीसीबी ने? मैं ज़रा अपना टेन्योर जो इकबाल कासिम साहब का गुजरा इस पर भी इनसे बात कर लेता हूँ। इकबाल कासिम साहब, सर जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था वो ये कि क्लब क्रिकेट में हम बहुत ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ नहीं देखते, कोई ऐसी बॉलिंग जो स्पीड गन्स जैसे कहा जाता है वो भी नहीं होती। फिर पिचेस का बहुत बड़ा मसला है, हम सिमेंट पिच पे बच्चों को खिलाते हैं जिसमें ना बॉल ब्रेक होता है ना स्विंग होता है, बस एक सीधा सीधा फ्लैट बॉल जाता है। इसकी भी बेहतरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लब क्रिकेट से क्यों नहीं शुरू की जाती क्रिकेट स्ट्रक्चर की तब्दीली? आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए क्लब क्रिकेट जो है वो बेसिक ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट है और यहीं से लड़के पैदा होते हैं। स्कूल कॉलेज सारे ये इन्हीं क्लबों से निकलते हैं, स्कूलों से खेल कर इन्हीं क्लबों में खेलते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, फिर जोन लेवल पर आते हैं, फिर रीजन लेवल पर आते हैं। फिर इस तरह पाकिस्तान का एक सेटअप जो पहले बना हुआ था वो देखिए हर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, वो सिस्टम ही में आपकी गुंजाइश थी, आप उसको बेहतर कर सकते थे। बरं अब जो भी था, अब क्लब क्रिकेट जो है इस वक्त पिछले 2 साल से बिल्कुल बंद है। अब आप सोचिए कि जो क्लब में जहाँ पर ग्राउंड होते थे वो ग्राउंड भी अब खाली पड़े हुए हैं और वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं है। अच्छा, वो जो एक एक ग्राउंड पे 10-10 टीमें खेलती हैं, अब इनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो जब तक कि किसी के पास जिम ना हो, जब तक कि किसी के पास फिजियोथेरेपिस्ट ना हो, कोई और पिच ना हो, नेट्स ना हो, तो वो आप क्लब को जो है वो आप बना ही नहीं सकते। हाँ, आप खेल लें क्लब, लेकिन ये है कि आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारी जो आजकल की जो इन्होंने निकाली हुई हैं चीज़ें। अब उसमें तो भाई जो पैसे वाला आदमी होगा, अब इतना पैसा कहाँ से किसी के पास होगा कि वो एक क्लब को भी यहाँ मेंटेन करना अब बहुत मुश्किल है। तो ये बड़ा मरहला एक है कि जो क्लब क्रिकेट में क्रिकेट होती थी पूरे पाकिस्तान में, कम से कम खिलाड़ी अपने शहरों में क्लब क्रिकेट खेलते थे, वो भी अब पाबंदी है कि आप खेल नहीं सकते जब तक कि ये आप सारी शराइत पूरी ना कर लें और आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो सब बंद पड़ा हुआ है मामला। तो अब ये 2 साल से सिलसिला है और अभी पता नहीं प्रोविंशियल एसोसिएशन बनेंगी, उसके बाद फिर ये ग्रास रूट लेवल तक नीचे तक जाएंगे, फिर एडॉक लगेगा, फिर पता नहीं क्या होगा।
सर तो बेहतर नहीं था इकबाल कासिम साहब, सर बेहतर नहीं था कि पहले इस पर काम करते, हम अपने स्ट्रक्चर के लिए वो चीज़ को मेंटेन करते जहां से टैलेंट निकल कर आता है, जहां से टैलेंट को फर्निश करने की देर होती है। अब हैदर अली आपके सामने आया, मोहम्मद आमिर भी क्लब क्रिकेट से आया, शोएब अख्तर क्लब क्रिकेट से आया, आप खुद इमरान खान साहब भी, वसीम अकरम जैसा बड़ा नाम जाहिर है, लेकिन हम देखते हैं अचानक से अब हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे इतनी ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं कि क्लब वाला मामला जो आपने कहा वहाँ मसला है। सर हम जब ग्रास रूट लेवल की बात करें, वहाँ फैसिलिटीज़ का जब फुकदान होगा तो क्या पीसीबी ये सारा बोझ उठाएगा? पीसीबी को क्लब के लिए भी फिर पैसे देने पड़ेंगे, चूँकि क्लब में अगर पैसे लगाएगा कोई बंदा तो वो तो फीस लेगा भारी क्रिकेटर से, फिर हॉकी वाला हाल हो जाएगा क्रिकेट का। देखिए बड़ा मुश्किल ये पूरा जो प्रोग्राम है, इसकी जो ऊपर से अभी हमने टेम्परेरी जो ये काम अभी किया हुआ 6 टीमें बना के हम खेल रहे हैं, तो हम तो ये पीसीबी मेरा ख्याल है इसी को कंटेन करेगा और इसी को चलाएगा, क्योंकि अभी नीचे तक जाने के लिए इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, ना वहाँ पर कोई लोकल एसोसिएशन बनी हुई है, ना प्रोविंशियल एसोसिएशन बनी हुई है, ना नीचे क्लब लेवल पे कोई मामला हुए हुए। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि अभी फिलहाल कोई इस पोजीशन में वो हैं कि वो नीचे तक कोई इसको नीचे तक ले जाएंगे। तो इसको इसी तरह ऊपर सतही लेवल पे चलाएंगे और मेरा ख्याल है इनका प्रोग्राम भी यही है कि ये 6 टीमें हैं, 6 टीमों के लिए बाकायदा ओपन ट्रायल कर दिए जाएंगे हर साल, और इस तरह से ये जो टीमें हैं बनती रहेंगी। ये खुद ही अपनी सिलेक्शन कमेटी, इनके पास तो अब माशाल्लाह काफ़ी लोगों को उन्होंने हायर कर दिया है, अकेडमी में कोचेज, इधर उधर टीमों के लिए कोचेज मुकर्रर कर दिए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इन्होंने 6 टीमों का मुकम्मल ऊपर कर लिया है। अब बस अब इसी को चलाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर तो इनको जाने के लिए तो बाकायदा प्रोविंशियल एसोसिएशन बनानी पड़ेंगी, और उसके बाद फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेंगी, और फिर वो क्लब लेवल पे जाएंगी, और फिर क्लब एक लंबी एक उसकी वो है प्रोसेस। तो देखिए अब क्या होता है, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर मेरी ज़ाती राय जो है वो ये है कि इनको क्लब क्रिकेट जो पुराना सेटअप है उनको कहें कि जी जो लोकल डिस्ट्रिक्ट जो क्लब एसोसिएशन बनी हुई थी, जब तक हम नया कॉन्स्टिट्यूशन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें और क्लब क्रिकेट चलाएं, ताकि लोगों क्रिकेट तो खेलें, कम से कम क्रिकेट तो बंद ना करें खुदा के वास्ते। बिल्कुल ठीक बात है, वरना क्रिकेट का हाल भी हॉकी जैसा होना ना कहीं शुरू हो जाए, खुदा ना खास्ता। सर हम देखते हैं कि एक हमारा खासा रहा फास्ट बॉलिंग, अब फास्ट बॉलिंग का एक गैप आता है। उमर गुल अकेले ने बहुत लंबा अरसा फास्ट बॉलर्स को संभाला दिया जब हमारे पास मोहम्मद आमिर और आसिफ नहीं थे। फास्ट बॉलर्स का भी एक अजीब सा फुकदान आ गया, वो नापैद हो गए हमारे लिए। अब थोड़ा सा गैप से बाहर आते हैं तो हम देखते हैं कि मोहम्मद आमिर से हम रिलाई करना हटे हैं और फिर नसीम, शाहीन अफरीदी ये लोग सामने आए। सर फास्ट बॉलिंग के लिए क्या कोई वर्कआउट हो रहा है पीसीबी में कि जो बॉलर्स हैं उनका जो टैलेंट है उसको फर्निश किया जा सकता है? स्विंग बहुत कम देखते हैं, यॉर्कर्स बहुत कम देख रहे हैं। देखिए मेरी एक छोटी सी गुजारिश सुन लीजिए सर, क्रिकेट जो है ना वो ख़ास तौर पे ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आप शोएब अख्तर टाइप, वसीम अकरम टाइप, वकार यूनुस टाइप, इमरान खान टाइप ऐसे बड़े बड़े नाम ग्रामी खिलाड़ी पैदा करने के लिए आपको तजुर्बे की सख्त ज़रूरत है। यू नीड एक्सपीरियंस। अगर आप किसी को मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं खिलाएंगे तो कोई भी एक दिन के अंदर क्रिकेटर नहीं बनेगा। हम करते ही हैं कि नसीम शाह को ले लेते हैं, फिर उसको ड्रॉप कर देते हैं, फिर हम किसी और को ले लेते हैं, मूसा को ले जाते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं, फिर हम किसी और को ले जाते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं। वो हसन लड़का है, उसको हैदराबाद में अभी प्री मैच्योर आपने उसको खिलाया, अब जब खिला लिया तो उसको कंटिन्यू करें, उसको ट्रेन करें, उसको सिखाएं। तो हमारी जो 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 कोशिश है, मैं ये नहीं कहता कोशिश अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी कोशिश है, और ये बावारा वो भी हो सकती है, बेहतर भी हो सकती है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान करके करें कि भाई एक बंदे को हम नसीम शाह को लेके आए हैं तो उसको वो कितना सस्टेन कर सकता है, उसको थोड़ा सा कम यूज़ करें, उसको ट्रेनिंग पे ज़्यादा रखें ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी अपने उस ज़रूरत के मुताबिक सेट करे, चीज़ों को सेट करे। हम एकदम झोंक देते हैं कि बस एक ही दफ़ा में खिला के उसको ख़त्म कर दें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इकबाल कासिम साहब, अभी हालिया दिनों गुज़िश्ता जो इंटरव्यू किया मैंने वो उमर गुल साहब का था। उमर गुल आपको पता है अभी हालिया रिटायर हुए, उनका भी यही कहना है कि जो रोटेशन पॉलिसी है ना, सीनियर के साथ जूनियर और फिर सीनियर को अगर थोड़ा रेस्ट कराने बाहर बिठाते हैं तो उसको भूल ही जाते हैं। इस रोटेशन पॉलिसी को ठीक करने की ज़रूरत है।
बहुत सख्त जरूरत है। और असलान भाई, एक छोटी सी बात और मैं कर दूं कि देखिए, प्लेयर बड़ी मुश्किल से बनता है। देखिए, ये अब मिसाल के तौर पे इमाम उल हक को आपने खिलाया, अब खिलाया खिलाया, अब बना प्लेयर, तो अब आप उसको बाहर करते हैं, कभी अंदर करते हैं, अब उसका जो पोटेंशियल है ना, वो तो जाया कर रहे हैं ना। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम खिलाते हैं फिर बाहर कर देते हैं, तो ये नहीं करें। अब हमें देखिए, हम स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान को ढूंढने के लिए। अब बताइए कि क्या आलम आ गया है कि हमको कप्तान जो है वो ढूंढने के लिए 8 टेस्ट मैच वाला, 6 टेस्ट मैच वाला, 4 टेस्ट मैच वाला हम ढूंढते फिर रहे हैं। ये पाकिस्तान की कप्तानी करना कि इसे ऑनर, और ये दूसरी बात है कि ये एक टेक्निकल जॉब है, इसमें बड़ा आपको तजुर्बेकार आदमी चाहिए। अब हम कोई कोई हमारी सेंस प्रिवेल करनी चाहिए कि भाई कप्तान अगर फर्ज कर लीजिए अगर थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म भी है तो कोई बात नहीं, उसको आप खिलाएं, उससे उसका उसका तजुर्बा ही बहुत काफी है, वो कम से कम टीम को लेके लड़ाएगा, खिलाएगा, लेके चलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये हम सिर्फ खेल के और जरा जरा सी परफॉर्मेंस के बाद एक एक खिलाड़ी को आउट करते जाए। आप पता है, एक बार की खिलाड़ी टीम से बाहर हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। अब उसको उसको परेशानी ये लाख हो जाती है कि मैं कमबैक कैसे करूंगा। अब वो कमबैक करने करने में वो बेचारा अपनी सारी जो कॉन्फिडेंस का लेवल है उसका गिर जाता है और उसको बहुत टाइम लगता है। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए जो रोज चेंजेस करने की बजाय एक एक सेट फार्मूला करें, एक तरीके से पॉलिसी बनाएं, एक दो दो चार चार एक एक दो दो तीन तीन टूर के बाद फिर लड़कों को रेस्ट कराएं, फिर दूसरे सेटअप को लेके आएं। या अपना अपना ब्लॉक इतना बड़ा, आप तो माशाल्लाह लड़के भी ज्यादा हैं, 40-50 लड़के आपके पास मौजूद हैं, एक रोटेशन पॉलिसी बनाएं, तरीके से इस पर अमल करें। इसी तरीके से कप्तानों का भी एक आप पूरा लायमत तय करें कि कौन आदमी किसके पीछे है। ये अगर अल्लाह ना करे सही नहीं चलेगा तो उसके पीछे नंबर 2 ये है, हमने ये प्लान करके पहले से चलना है। अब अगर आपने फ्यूचर प्लानिंग के साथ नहीं खेला या नहीं अपनी ट्रेनिंग की तैयारी की तो फिर ये डिजास्टर ही होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बाबर आजम पर कितना बोझ बढ़ रहा है। अजहर अली के बारे में जब ये बात की जाती है, अजहर अली को हटा रहे हैं और फिर उसके मुकाबले पर जो नाम सामने आ रहे हैं, फिर मिसबाह उल हक के 2 रोल एक साथ एक टाइम पे चल रहे थे जिसमें वो चीफ सेलेक्टर भी और हेड कोच भी, वो एक रोल से स्टेप डाउन हुए, लेकिन अभी भी जाहिर है कि उन्हीं के पास है। फिर चीफ सेलेक्टर के लिए जो नाम आ रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो इकबाल कासिम साहब से ज़रा जानूंगा कि जब कैप्टन चेंजिंग की बात होती है तो यकीनी तौर पर पूरी टीम का मोराल भी गिरता है, उस पर क्या असर पड़ते हैं। वापस आते हैं तो एक बात करते हैं। वेलकम बैक। इकबाल कासिम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट कमेटी, लेजेंडरी प्लेयर, पाकिस्तानी टीम का एक खासा रहे, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर और बहुत बड़ा नाम उनका। 50 मैचेस में 171 विकेट्स कोई आम बात नहीं है। मैं ज़रा बॉलिंग पर भी बात करूंगा, बैटिंग पर भी, चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत लंबे अरसे उन्होंने बहुत सारा काम किया, जूनियर से लेकर सीनियर क्रिकेटर उन्हें भी जानते हैं और वो भी उन्हें जानते हैं। इकबाल साहब, कैप्टनसी की आप और मैं बात कर रहे थे, सर बाबर आजम को जो रोल इस वक्त दिया गया, आप समझते हैं कि तीनों फॉर्मेट में अगर उन्हें ये रोल दे दिया जाए तो बेहतर है, या हर फॉर्मेट का एक अलग अलग कैप्टन होना ज़्यादा बेहतर है? हमने जिस तरह सरफराज को सैक किया वो एक अजीब सी मामला था, हमें कम से कम T20 में उसको रहने देना चाहिए था। लोगों का भी ये ख्याल है, एक्सपर्ट्स का भी यही ख्याल है, आप क्या समझते हैं? पहले तो आपके तज्ज़िये की बड़ी मुबारकबाद, आप बड़ा अच्छा आपने एनालिसिस किया कि हमने वहाँ गलती की है। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि देखिए सरफराज बड़ी मुश्किलों से वो सही हुआ था, थोड़ा बहुत काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही थी टीम। T20 में हमारी परफॉर्मेंसेस ठीक थी। आप उसका अगर पर्सनल परफॉर्मेंस नहीं था तो उसको आप एक फॉर्मेट से या 2 फॉर्मेट से आप हटा देते, जिसमें वो अच्छा कर रहा था उस फॉर्मेट में उसको रहने देते, ताकि आप उसको अपने साथ रखते, ताकि आपको ये कप्तानी का मसला बहुत ज़्यादा परेशान कुन ना होता। देखिए बाबर आजम एक वाहिद प्लेयर है इस वक्त हमारे पास जो पूरे आप समझ लीजिए बैटिंग को उसने बोझ उठाया हुआ है, सारी पूरी बैटिंग का। अब अगर खुदा ना खासा किसी स्टेज पे वो ब्रेकअप हो गया या अल्लाह ना करे कोई आउट ऑफ फॉर्म हो गया, देखिए क्रिकेट में कुछ ना कुछ हो ही जाते हैं ना, कभी ना कभी बैड फॉर्म होती है, तो फिर क्या होगा कि फिर हम वो कप्तानी करेगा या अपनी बैटिंग को देखे, वो उसके ऊपर इतना बोझ हम डाल देंगे तो फिर परेशानी होगी।
तो अभी तो चलो ठीक है, अच्छा कर रहा है, नौजवान खिलाड़ी है, सारा कुछ मेरी दुआएं उनके लिए है, अल्लाह करे वो अच्छा ही करें और अच्छे खेलते रहें। मगर उसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हम उसको उसको कितना बोझ उसके ऊपर डाल सकते हैं। वो बेचारा तो कुछ भी नहीं बोलेगा, उसको तो आप जो बोलेंगे तीनों की कप्तानी करो, तीनों की कप्तानी करेगा, दो की करो, दो की करेगा। तो हम जो थिंक टैंक है उसको चाहिए कि वो इसको इतना प्रेशर डाले जितना वो बर्दाश्त कर बर्दाश्त। सके। अच्छा इकबाल कासिम साहब, अजहर अली जब टीम से बाहर थे, ड्रॉप थे, उन्हें टीम में डाला गया बतौर कैप्टन। आपको याद होगा बांग्लादेश गए बतौर कैप्टन, वो वनडे के कैप्टन बना दिया, जबकि वनडे में कहते थे उनकी जगह नहीं बनती। फिर हम उन्हें ड्रॉप कर देते हैं, फिर लाते हैं, फिर उन्हें टेस्ट का कैप्टन बना देते हैं। ये थोड़ा सा समझ नहीं आता है कि एक बंदा ड्रॉप होता है, आता है, कैप्टन बन जाता है, फिर बेचारा ड्रॉप हो जाता है। अजहर अली बहुत शानदार बैट्समैन है, हम सब जानते हैं, 300 रन करने वाला प्लेयर है, पिंक बॉल का पहला बैट्समैन है जिसने पिंक बॉल से 300 रन स्कोर किए टेस्ट क्रिकेट में। अब हम फिर उन्हें ड्रॉप करने की बातें शुरू हो गई हैं, उनका जायजा लिया जा रहा है। फिर जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें एक मोहम्मद रिजवान भी है, बहुत जूनियर है मोहम्मद रिजवान। देखिए, बात यह है कि अजहर जो है वो हमेशा से मेरा मानना है कि वो टेस्ट प्लेयर था, वो टेस्ट के लिए आइडियल कंडीशन, वो जैसा उसका गेम है वो लंबी इनिंग्स की क्रिकेट खेलता है। और अगर हम उसको एक ही जोन में, एक ही साइड पे इस्तेमाल करते तो आज ये अच्छी कप्तानी भी करता, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं गिरता और ये रहता। अब हम क्या करते हैं कि उसको कभी हम वनडे में खिला लेते हैं, कभी T20 में खिला लेते हैं, तो ये उससे उसके साथ भी जाती है और दूसरे खिलाड़ियों के साथ भी जाती है। बहरहाल इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कप्तानी का मसला आ गया है। देखिए, हमारे पास हफीज मौजूद हैं, अभी तक वो क्रिकेट खेल रहे हैं, या तो वो क्रिकेट छोड़ चुके होते तो फिर कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को खड़ा करने के लिए जिस तरह मिसबाह-उल हक का रोल है, जिस तरह से वकार यूनुस रोल प्ले कर रहे हैं, यूनुस खान प्ले कर रहे हैं, ऐसे ही हफीज को भी रनिंग टीम के साथ लगाएं और उसको कहें कि भाई आप एक आध साल 6 महीने के अंदर एक कप्तान या आप टीम को लेके चलें और आप खड़ी करें और एक आध प्लेयर ऐसा तैयार करके दें जो कप्तानी के लिए हमारे को आइडेंटिफाई करके दें, ताकि आने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर की जाए और उसको ट्रेन किया जाए, ताकि वो हमारे मुस्तकबिल की टीमों के लिए ये स्पेशलाइज जॉब है और वो तैयार हो सके। तो अगर हम सिर्फ यही कहते रहेंगे कि भाई हफीज को खिलाना है नहीं खिलाना, खिलाना है नहीं खिलाना, भाई एक अगर फैसला करे, अगर वो सीनियर प्लेयर है तो उससे फायदा उठाए, उससे उस आगे इस वक्त जरूरत पड़ गई है कप्तानी की और टीम में खिला मौजूद है, भाई उससे कह देंगे भाई। अच्छा, फिर इकबाल कासिम साहब ये भी देखिएगा, जब अजहर अली का आप जिक्र करते हैं ना, अजहर अली को कैप्टनसी से हटाएंगे तो टीम से भी हटा देंगे, फिर अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी। असद शफीक आजकल वैसे आउट ऑफ फॉर्म थे, फिर थोड़ा बहुत स्कोर कर रहे हैं। मुझे बताएं सर, यूनुस खान और मिसबाह-उल हक का जो रोल टीम में था जब दोनों एक साथ खेल रहे थे, क्या ये रोल अजहर अली और असद शफीक पे जब ट्रांसफ़र हुआ तो क्या वो इसका बोझ नहीं उठा पाए, या फिर उनको भी और ज़रूरत थी कि उन्हें किसी और रोल के तहत इस्तेमाल किया जाता? मेरे ख्याल है उनका भी यही था कि अंदर बाहर करने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल खराब हो गया। अगर एक साइड पे उसको चलने देते आप तो ज़्यादा बेहतर था। कभी आप उसको T20 में ले जाते हैं, कभी आप वनडे में ले जाते हैं, तो ये उसके साथ भी जाती है, टीम के साथ भी जाती है। मेरा अपना ख्याल है कि नजरिया ज़रूरत के तहत जो भी काम करते हैं उससे ज़्यादा फायदा तो नहीं होता, नुकसान ही होता है लॉन्ग टर्म में। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक आप तो माशाल्लाह ये लोग जितने भी इस वक्त बोर्ड में काम कर रहे हैं वो बहुत यंग लोग हैं और बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। अपने वकार यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, यू नेम इट। अब तो माशाल्लाह अच्छे क्रिकेटर्स हैं जिनका विजन बहुत अच्छा है। इनको चाहिए कि थिंक टैंक बनाएं और इनसे मशवरा करके एक फ्यूचर एक लेआउट अच्छा, बनाएं। इकबाल कासिम साहब आपने सही कहा, थिंक टैंक बनाएं, एक फ्यूचर लेआउट हो जाए, लड़के इस टैलेंट को एक आइडेंटिफाई कर लिया जाए। सर PSL एक हमारा बहुत अच्छा ब्रांड, हमने देखा PSL से बड़ा टैलेंट निकला, बहुत टैलेंट, बल्कि हसन अली, हैदर, शाहीन, ये सब लड़के PSL से वो सामने आए हैं। सर आप समझते हैं PSL ने हमें T20 टैलेंट दिया है सिर्फ, या फिर PSL जो टैलेंट दे रहा है उसका इस्तेमाल टेस्ट में भी हो सकता है? नहीं, देखिए PSL जो है बेसिकली है ही T20 का गेम, और वो उसमें जो खिलाड़ी आते हैं वो ज़्यादातर उसी फॉर्मेट के लिहाज से, ज़ाहिर है कि वो प्रोफेशनल टीम है तो उसको सेलेक्ट करने के लिए वैसे ही प्लेयर चाहिए होगा ना। तो ये है कि T20 में हमारे ये जो फॉर्मेट के जो लड़के आ रहे हैं
वो PSL के मरहून मिन्नत हैं। हाँ, एक्सपोजर सबको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि इन PSL के हवाले से इन टीमों में नए नए खिलाड़ियों को कोई पाबंदी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं है, बस उस टीम के मालिक को अगर समझता है कि ये लड़का अच्छा है तो वो ले लेते हैं। आप देखिए अननोन कमोडिटीज जो हैं बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी अच्छा सर, PSL के अंदर। ताबिश खान जैसे बॉलर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट में 38 बार 5-5 विकेटें ले चुके होते हैं, खुर्रम मंजूर जैसे बैट्समैन जो कंटिन्यूस स्कोर कर रहे होते हैं, जब ये इग्नोर होते हैं तो यकीनी तौर पर सवालात तो खड़े होते हैं सिलेक्शन पर भी। नहीं है तो बात आप दुरुस्त। देखिए ये जब आप हमारे आज हम असल में दो दोहरी पॉलिसी पे चल रहे हैं। जब कोई बात होती है तो हम कहते हैं नया टैलेंट खिलाना है हमने और आगे लेके चलना है, और साथ में कहते हैं ये प्रोफेशनल भी है और प्रोफेशनलिज्म है। और तो भाई प्रोफेशनल तो एक आदमी का ब्रेड एंड बटर है, तो वो सारी जिंदगी लगा हुआ है, तो भाई उसको अगर उसका राइट बनता है तो उसको दे दो, या एक आध 2 मैच खिला लो, एक सीरीज खिला के देख लो, अगर आपको फायदेमंद होता है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम उसकी जिंदगी का एक मकसद तो पूरा हो ना जिस मकसद के लिए वो खेल रहा है। तो बिल्कुल ऐसा हम ही। ये भी नहीं कर तो मेरे अपने हिसाब से ये थोड़ा सा हमको हर चीज को देखना चाहिए कि लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं खेल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी को फख्र महसूस करते हैं। तो हमें ये भी पहले इस बात का एहतमाम भी करना चाहिए कि अगर एक कंसिस्टेंसी से एक आदमी परफॉर्मेंस करे जा रहा है, भाई आपको मैं तस्लीम आरिफ की मिसाल दे दूं। एक उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया, एक जमाने तक करते रहे, फिर आसिफ इकबाल साहब इंडिया टीम लेके जा रहे थे तो वो ले गए उनको साथ, अपने वसीम बारी के साथ उसको ले गए टीम के साथ, और वहां जाके उसको टेस्ट खिलाया, उसने कमाल कर दिया सर। 5 के 5 दिन वो विकेट पे मौजूद रहे, 2-2.5 दिन विकेट कीपिंग पे, 2-2.5 दिन बैटिंग पे। बहुत सारी मिसालें हैं जिसको हम फॉलो कर सकते हैं कि लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो मुस्तकिल बुनियादों पे कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह कंपनसेट करना चाहिए। देखिए प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ आप ये देखें कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन में तो नया लड़का नीचे से ऊपर आ जाए, नीचे से वो बीच वाला जो लड़का खेल रहा है, आखिर वो भी तो सारी जिंदगी अपनी दे रहा है ना बेचारा, तो उसके लिए भी कुछ कीजिए। अच्छा इकबाल कासिम साहब, अब सिलेक्शन के रोल पे थोड़ी सी आपसे बात करूं। हम देखते हैं कि ये जो नया मॉडल है, मिसबाह उल हक को दोनों रोल्स एक साथ दे दिए गए हैं। मिसबाह उल हक चीफ सिलेक्टर भी थे और फिर मिसबाह उल हक हेड कोच भी हैं। कामयाब नहीं हुआ ये मॉडल ज़्यादा, लेकिन क्या ये मॉडल आगे भी इसी तरह कंटिन्यू हो सकता था अगर दोनों पर तवज्जो दी जाती? क्योंकि सिलेक्शन पर सवालात खड़े काफ़ी ज़्यादा हुए, आपको भी पता है कि इमाम उल हक आपने खुद कह दिया कि जब परफॉर्म कर रहा था तब बाहर हो गया, जब वो नया आया था टीम में तो एक लंबा अरसा टीम के साथ जुड़ा रहा। अब जो सिलेक्शन होती है उसमें हम फ़खर जमान देखते हैं, जब स्कोर नहीं भी कर रहा होता तो मिसबाह उल हक कहते हैं वो 46 के एवरेज का प्लेयर है, उसको कैसे बाहर निकालें। ये जो मामलात होते हैं, आप समझते हैं कि अब चीफ सिलेक्टर अलग हो जाना चाहिए और जो हेड कोच है वो अपना काम करे, चीफ सिलेक्टर अपना काम करे? पाकिस्तान में यही मॉडल ज़्यादा कामयाब है। आपकी बात दुरुस्त है। मैंने ख्याल आज से कुछ 2-3 महीने पहले ये तजवीज़ दी थी और रिक्वेस्ट की थी कि भाई अगर मिसबाह उल हक, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है और अच्छी टीम को अच्छे तरीके से चला भी रहे थे, तो कोचिंग उनका ज़बरदस्त उनका काम है, वो एक तरफ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो मामलात को देखे, अब सिलेक्शन में उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, चारों तरफ इधर भी ध्यान दो उधर भी ध्यान दो, टीम की सिलेक्शन भी करो, तो कर तो लेंगे वो, जाहिर सी बात है, उनको जॉब मिली वो तो कर लेंगे, लेकिन उसमें फिर क्या है कि जस्टिस नहीं होता, अपने साथ भी नहीं करते आप, टीम के साथ भी नहीं हो पाते क्योंकि तवज्जो बटी भी होती है। तो मेरा अपना ख्याल है एक तरफ तवज्जो हो, टीम को चलाने में तवज्जो दें, टीम को, क्योंकि टीम अच्छी सेटल हो जाएगी तो वो भी पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छा होगा। अच्छा इकबाल कासिम साहब, एक चीज़ जो मैंने सोचा था कि आपसे ही पूछूं, चूँकि आप खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर थे सर, बड़ा गैप रहता है हमारे पास लेफ्ट आर्म कोई अच्छा स्पिनर आने में। आप आए, आपके पास बड़ा लंबा गैप रहा, हम लेग स्पिनर तो फिर भी देख लेते हैं, हमारे पास अब्दुल कादिर आए, मुश्ताक अहमद आए, फिर एक गैप आ गया, फिर जाकर यासिर शाह हम देख रहे हैं और शादाब एक साथ हैं। इसी तरह ऑफ स्पिनर्स का बड़ा मसला है, सकलैन आते हैं तो सकलैन के एक लंबे गैप के बाद सईद अजमल आते हैं और अब फिर हमारे पास ऑफ स्पिनर का एक गैप है। ये क्या वजह है सर? सर उसकी वजूहत ये है कि जो हमारा तरीक़ेकार है ना सिलेक्शन का, उसमें फिर ये होता है कि हम
वनडे का प्लेयर होता है, वो आता है लेफ्ट आर्म स्पिनर, जब वनडे गेम में जाता है यहाँ ये T20 में जाता है तो वो T20 गेम के हिसाब से वो अपनी बॉलिंग को एडजस्ट करता है, फिर वो वनडे में आता है तो फिर वो वनडे में एडजस्ट करता है। फिर उसके बाद कहीं जब आप टेस्ट में जाते हैं तो आपको बहुत डिफिकल्टी होती है। टेस्ट में तो प्लेयर ऐसे हिट नहीं मारते ना, बहुत टाइम लगाते हैं, वो आपको बड़े पेशेंस से गेंद करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि टेस्ट के लिए आइडेंटिफाई करें बॉलर्स को, उनको अलहदा रखें, उनको उसको उसी गेम में चलने दें और वो आराम से खेलते हैं। जब टेस्ट मैचेस हो तो वो सेट पूरा आ जाए स्पिनर्स का, वो फायदे में रहेगा। क्योंकि अब T20 और वनडे में तो आपको जब तक बैटिंग साथ ना हो तो आपको बॉलर जो है वो फायदा ही नहीं है। आपको एक हाफ बॉलर हाफ बैट्समैन चाहिए, ऑलराउंडर टाइप का। तो अब वो उसमें क्या है कि 4 ओवर करने हैं, तो आपने वो बस तेज रन रोकने की कोशिश करनी है, विकेट लेने की तो नहीं, वो खुद ब खुद विकेट हिट मारेगा, आउट हो जाएगा। तो बॉलिंग का मिजाज जो है वो T20 में फर्क है, वनडे में फर्क है और टेस्ट मैच के लिए फर्क है। तो असल टेस्ट मैच जो है स्पिनर्स का तो टेस्ट ही टेस्ट मैचेस है। आपको अगर किसी स्पिनर को जज करना है तो आप टेस्ट मैच में जज कर सकते हैं। आप वनडे में और T20 में तो आप एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है वो आप करते रहें, ठीक है, लाइन इन लेंथ आपकी अच्छी हो तो आप कामयाब हो जाते हैं, और थोड़ी सी बैटिंग आपको आती हो तो आप ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में सेलेक्ट हो जाते हैं। माद वसीम की मिसाल ले लें, भट्टी की मिसाल ले लें, और बेताज और जितने भी लेफ्ट आर्म में फवाद आलम देख लीजिए, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, वो आ जाते हैं और फिर वो खेलते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि स्पिनर्स जो हैं वो टेस्ट मैच के लिए उनको अलहदा करने चाहिए, और अच्छे स्पिनर्स, हाँ राइट आर्म लेग स्पिनर्स की हर फॉर्मेट में जगह है, क्योंकि वो एक उसके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, 5-6 किस्म की वैरायटीज होती हैं, तो वो हर फॉर्मेट पे काम आ जाता है, तो उसकी इफादियत हर गेम में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब, बहुत डिटेल गुफ्तगू हुई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त भी दिया। आज बड़ी तफसीलन बातचीत हुई पाकिस्तान क्रिकेट के स्ट्रक्चर पर, क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर पर, वजूहात पर, बेहतरी कैसे आ सकती है, क्यों नहीं आ रही। आज ज़रा डीप रूट्स में जाके उस पर बात की इकबाल कासिम साहब से, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और उसके साथ साथ लेजेंडरी क्रिकेटर आज हमारे साथ थे। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। फिर अगले हफ्ते होगी आपसे मुलाकात, अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।